बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आप तमाम स्टूडेंट एक बात तो ये नोट कर लें ज़रा कि आई कैप ने आपकी बी लॉ की बुक को भी रिवाइज़ भेज दी है, ठीक है। और अभी उसे ज़ाहिर देखने का मौका मिलेगा। एक्चुअली मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा लॉ का जब सिलेबस चेंज हुआ तो बड़ा एब्रप्टली चेंज हुआ, एकदम से कुछ चीज़ें निकाल दी गई और किताब के अंदर थ्योरेटिकली कुछ चीज़ें निकाल दी हैं, लेकिन क्वेश्चंस के अंदर वो क्वेश्चन मौजूद हैं, तो थोड़ा सा देखना पड़ रहा होता है। आपने देखा होगा, हम आपको अभी जितना लॉ पढ़ा रहे थे, हम एक बेस बना रहे हैं आपकी, कि जब तक कॉन्ट्रैक्ट की आपकी एक बेस नहीं होगी, जब तक आप सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते। थ्योरेटिकली भी किताब में कोई चीज़ कहीं लिखी हुई है और कोई चीज़ कहीं लिखी हुई है, जो कि एक चैलेंज है पढ़ाने वाले को भी और पढ़ने वाले को भी। थोड़ा सा उसका बेहतरीन हल ये है कि जो शुरू के 2 वीक है ना हमारे, इसमें आप स्लाइड नोट्स का प्रिंट भी ले लें, क्योंकि हमें कुछ बुनियादी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं जिनको बगैर पढ़े आपको लॉ क्लियर नहीं होगा। मैंने आपको सॉफ्ट में भी प्रोवाइड कर दी है, वो भले उन्हें सॉफ्ट में यूज़ कर लें, ठीक है ना। फिर अल्टीमेटली आप आई कैप की किताब यूज़ करें, बिल्कुल ठीक है, आपको खुद भी समझ आ जाएगा थोड़े दिनों में। बेटा इसको फ़ैन को ऑफ कर दें, डिस्टोर्शन करें। थोड़े से दिनों में ये एक चैलेंज है, हम उसे ओवरकम करने की कोशिश करते हैं कि कम से कम ये चैलेंज दरपेश हो, लेकिन ये वीक और लग जाएगा आपको बिल्कुल स्ट्रीमलाइन होने में, कि ओवरऑल कुछ चीज़ें आपको समझ आएँ। तो इसलिए आप स्लाइड नोट्स का इस्तेमाल भी करें। मैंने भी कुछ कोशिश की है कि मैं चीज़ों को आपके चैप्टर के ज़्यादा से ज़्यादा करीब लेकर आ सकूं। इसीलिए आप देखिएगा, मैंने आज यहाँ से शुरू किया है कि ये चैप्टर 1 में, यानी जिसे हम चैप्टर 2 बोल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट का चैप्टर 1 में हमें ये 4 बातें सिखाने के लिए आई कैप का सिलेबस हमें बता रहा है, ठीक है ना। चैप्टर के शुरू में उसने स्पॉटलाइट के नाम से ये चीज़ें लिखी हुई हैं। नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट, नंबर 2 कम्युनिकेशन, नंबर 3 एक्सेप्टेंस, नंबर 4 रेवोकेशन, ठीक है ना। आप जब बुक जाकर ओपन करते हैं, आई कैप की किताब ओपन करते हैं, तो आई कैप की किताब का आगाज़ यहाँ से होता है कि हमें नज़र आएगा सबसे पहले ऑफ़र और इसकी डेफिनेशन। इसकी बुनियाद हमने बनाई थी इस वाली एग्जाम्पल से, कामरान और नोमान की। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम सारे लॉ को ड्रामेटाइज कर रहे हैं, सिनेरियो बेस बना रहे हैं, बिकॉज लॉ का सारा पेपर 50% सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आना है। आपने सिनेरियो में जाकर जज करना है कि ये काम हुआ है कि नहीं हुआ। ये वो कहेगा जी ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, बताइए ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है। आपको ऐसे नहीं पूछा जाएगा व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसका थोड़ा सा एरिया 35% है, 15% MCQs, 35% वो, 50% डायरेक्टली ये आ रहा होगा। इसीलिए हम बार बार आपको सिनेरियो में ले जाकर बातें कर रहे हैं। हमने कहा जी विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 मिलियन, और आंसर आया आई एम विलिंग टू परचेज। फिर हमने लॉ ने तो डायरेक्ट एक गो में 3 लाइनों में लिखकर फारिग हो गया लॉ कि जी ऑफ़र क्या है, लेकिन हमने ऑफ़र को ड्रामेटाइज करना शुरू किया, बिकॉज वो तो सिनेरियो बनाकर आपके कहेगा, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये टू डू समथिंग हो रहा है या नॉट टू डू समथिंग हो रहा है। तो हमने यहाँ से इस सारी सिचुएशन को पढ़ा और फिर पढ़कर जाकर ऑफ़र की डेफिनेशन को लिखना शुरू किया। व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग, किस लिए? टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ अदर पर्सन, ही इज मेकिंग एन ऑफर। तो आप किताब से अगर जाकर देखेंगे तो ये सीक्वेंस आपको नज़र आएगी, ठीक है ना। लेकिन किताब में ऑब्वियसली ये 2 लाइनें लिखी हुई नज़र आएंगी, ये सारा कॉन्सेप्ट हमें वहाँ से समझ नहीं आ रहा होगा। इसलिए आप याद करने के लिए भले नोट्स यूज़ कर लें, भले किताब यूज़ कर लें। अब नोट्स में भी हमने क्या किया हुआ है कि जो चीज़ें बिखरी कुछ चीज़ें रिलेटेड हैं, कुछ चैप्टर 1 का में पढ़ी हैं, कुछ 2 में पढ़ी हैं, कुछ 3 में पढ़ी हैं, हमने उन्हें क्या करने की कोशिश की है, एक जगह लाने की कोशिश की है।
फॉर द टाइम बीइंग आप स्लाइड को, मैं नाउ एंड ऑनवर्ड कोशिश करूंगा कि आपके आई कैप के चैप्टर और स्लाइड को भी मिक्स कर दूं, एक करीब ले आऊं, ताकि आपको अगर आप घर जाके आई कैप की बुक पढ़ रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आ रही हो, अगर आप किसी दूसरे टीचर की बुक पढ़ रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आ रही हो, क्योंकि वो सारी किताबें, वो सारी चीज़ें कैसे लिखी हुई हैं जिस सीक्वेंस में आई कैप की किताब चल रही है। लेकिन वो आपकी 50% ऑफ द सिलेबस की नीड पूरी नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें बार बार क्या करना पड़ा। मसलन एक्सेप्टेंस का भी हमने जिक्र किया, शायद हम आज पहुंचेंगे या शायद कल पहुंचेंगे। एक लाइन में एक्सेप्टेंस लिखी हुई है किताब के अंदर के हमने एक्सेप्टेंस कैसे देखनी है। एक्सेप्टेंस को जब हम रियल सिनेरियो में लेकर आएंगे तो उसने कहना जी ये हुआ, इसने इसको खत लिखा था, इसने ये किया था, इसने किया था, बताइए एक्सेप्टेंस हो गई है कि नहीं हो गई। पूरे सिनेरियो के अंदर आपको देखना पड़ेगा, विदाउट सिनेरियो आपको कोई बात समझ नहीं आ रही होगी। अच्छा जी, खैर ये सारा हम पढ़ चुके हैं। प्रॉमिस की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। प्रॉमिस दो चीज़ों का मजमुआ था, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस। जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाए तो उसको हम क्या कहना शुरू कर देते हैं, प्रॉमिस कहना शुरू कर देते हैं। व्हेन द पर्सन टू होम प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट टू इट, यानी वो इसको कबूल कर लेता है, एक्सेप्टेंस हो जाती है, तो प्रपोजल क्या बन जाती है, प्रॉमिस बन जाता है। और जब प्रॉमिस में कंसिडरेशन ऐड हो जाती है तो फिर एग्रीमेंट बन जाता है। इसका मतलब है एग्रीमेंट तक पहुंचने से पहले अगर हम उससे पिछले वाले एरिया को देखें तो प्रपोजल और एक्सेप्टेंस, इसने क्या क्रिएट किया, प्रॉमिस। अब अगर हम प्रॉमिस में कंसिडरेशन ऐड कर दें तो क्या बन गया, एग्रीमेंट। और अगर एग्रीमेंट में एनफोर्सेबिलिटी डाल दें तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ऐसे ये फ्लो बन रहा होगा, ऐसे आप इन चीज़ों को लेकर चल रहे होंगे। तो यहां से ही आप इसको याद करना शुरू करेंगे। सबसे पहले आपकी तमाम तर एग्जामिनेशन की नीड, भले वो 35% वाले एरिया की हो, भले वो 50% वाले एरिया की हो, मींस स्ट्रेट क्वेश्चंस और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, अगर आप सिर्फ इन स्लाइड को पढ़ रहे हो, कोई किताब ना पढ़ रहे हो, बिल्कुल जीरो, तो तब भी 100% पूरी हो जाएंगी। क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ जो याद करने में जिसकी ज़रूरत है, ऐसा नहीं है कि वो यहाँ लिखी नहीं हुई है। सिर्फ यहाँ हमने क्या किया हुआ है, चीज़ों को डिफरेंट फॉर्मेट में लेकर आए हैं ताकि आप चीज़ों को अर्ली रिटेन कर सकें, समझ सकें, रिटेन कर सकें। किताब में ये चीज़ें स्ट्रेट लिखी हुई नज़र आ रही होंगी, यहाँ थोड़ी सी फॉर्मेटिंग में लिखी हुई नज़र आ रही होंगी। एनफोर्सेबिलिटी को हमने बड़ा डिटेल में डिस्कस कर लिया था, इम्पॉसिबल, इलीगल और इंटेंशन। फिर इंटेंशन को हमने ये 3 कॉन्ट्रैक्ट, सोशल, डोमेस्टिक, ये सारा काम हम कर गए थे। यहाँ से हमने इस तरह से भी इस सारे सिनेरियो को अंडरस्टैंड कर लिया हुआ था। और फिर हम आए टाइप ऑफ ऑफर्स पर। ये हमने एक्सप्लेन किया, लेकिन आज इसको बाकायदा लेकर चलते हैं। जो ऑफर है ये 2 तरह की हो सकती है। वन इज कॉल्ड एक्सप्रेस ऑफर एंड अदर इज कॉल्ड इम्प्लाइड ऑफर। एक्सप्रेस ऑफर का क्या मतलब है, एक्सप्रेस ऑफर का क्या मतलब है, जब ऐसे हमने ऑफर ली थी, विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 मिलियन। एक्सप्रेस ऑफर, एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं, 2 तरीके हैं आपके पास। या तो आप एक्सप्रेस कर दें किससे, वर्ड से, और या एक्सप्रेस कर दें रिटन से। इसका मतलब है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स किस तरह से हो सकते हैं, 2 तरह से हो सकते हैं। एवरी रिटन कॉन्ट्रैक्ट इज अ एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट और एवरी स्पोकन, ओरल, वर्बल कॉन्ट्रैक्ट इज आल्सो ए एक्सप्रेस। एक्सप्रेस का मतलब है हमने टर्म्स एंड कंडीशन या लिख ली हैं या बोल दी हैं, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इसके अगेंस्ट दूसरा कौन सा आ रहा होगा, इफ द प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ऑफ एनी प्रॉमिस इज मेड इन वर्ड्स, द प्रॉमिस इज सेड टू बी एक्सप्रेस प्रॉमिस। ठीक होगी बात। अच्छा जी, implied, when the offer is not communicated expressively but communicated by conduct or circumstances of the case, the offer is called implied. By conduct कैसे जी, शू शाइनर बैठा हुआ था, आप चेयर पर आकर बैठ गए, उसने आपके शू को
शाइन करना शुरू कर दिया। बोला कोई भी नहीं है, ना आप बोले हैं जाकर, ना उसने कोई बात की है, तो एक्सप्रेस तो नहीं हुआ। सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस, दिस इज एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना, दिस इज एन इम्प्लाइड। वर्ड्स एक्सचेंज नहीं हुए हैं, ना रिटन में हुए हैं ना स्पोकन में हुए, वर्ड एक्सचेंज नहीं हुए। और इसकी क्या एग्जांपल हो सकती है? आप बस स्टॉप पे खड़े हुए थे, एक ऑटो वाला आ रहा था या बस वाला आ रहा था, बस वाला आया, कोई गवर्नमेंट बस चल रही है, वो रुकी है, आप बस में बैठ के, कोई वर्ड एक्सचेंज नहीं हुए हैं, किसी ने ऑफर नहीं करवाया, किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस क्या हैं, वो बता रहे हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। आप ये नहीं कह सकते अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचे, आप कहें जी किस चीज़ का फेयर देना है, मेरा आपका तो कुछ तय ही नहीं। इस तरह के एग्रीमेंट सारे कौन से एग्रीमेंट हैं? एम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड एग्रीमेंट कैसे होते हैं? बाय कंडक्ट और बाय सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस, बाय कंडक्ट और बाय सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस, ठीक है ना। यहां से पता चलेगा कि भाई आपका एग्रीमेंट हुआ है तो कौन सी कैटेगरी का, बाय एक्शन और बाय सर्कमस्टांसिस। इफ द प्रपोजल और एक्सेप्टेंस इज मेड अदरवाइज देन इन वर्ड, द प्रॉमिस इज सेड टू बी। अब लॉ ने इसको कैसे डिफाइन किया, आपकी किताब ने इसको कैसे डिफाइन किया? उसने इसको नेगेटिवली डिफाइन किया। उसने कहा अगर एक्सेप्टेंस वर्ड के अलावा हो रही हो तो फिर ये क्या कहलाएगी? एम्प्लॉयड कहलाएगी। इफ द प्रपोजल और एक्सेप्टेंस इज मेड अदरवाइज देन इन वर्ड्स, वर्ड्स के अलावा हो रही हो, यानी ना लिख कर हो रही हो ना बोल कर हो रही हो। अब हमें सिनेरियो बेस में हमें हमेशा समझना है कि पंच लाइन क्या है। मसलन शू शाइनर की एग्जांपल हमेशा क्या कहलाएगी? एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट। ये बात ठीक है? शू शाइनर की एग्जांपल हमेशा, ये बात ठीक नहीं है, ये बात ठीक नहीं। सिनेरियो का यही तो मतलब है। अगर वो सिनेरियो ऐसे बनाना कहो, कहता जी एक शू शाइनर बैठा हुआ है, एक आदमी है, उसने कहा जी कितने पैसे लोगे? उसने कहा जी इतने पैसे लूंगा। उसने कहा नहीं यार इतने नहीं, इतने ले लो। दिस इज द एग्जांपल ऑफ एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। सिनेरियो में जैसे ही हम उतरते हैं तो एक्चुअली सिनेरियो में ही तो जाकर फंसते हैं लॉ में। हम लॉ खुद भी सिनेरियो में ही आकर फंसता है, हम भी सिनेरियो में जाकर फंसते हैं। लॉ जब हम लिख रहे होते हैं, जब हम अल्फाज से खेल रहे होते हैं, जब तो कुछ भी नहीं पता लग रहा होता। लेजिस्लेटर के वहमो गुमान में भी नहीं होता कि कल को आने वाला बंदा ये अल्फाज जो मैं इस वक्त ऐसे लिख रहा हूं, इसकी ये वाली इंटरप्रिटेशन निकाल लेगा। आर्टिकल 5 जिसका कल इस्तेमाल हुआ, जब ये आईन पाकिस्तान बन रहा होगा, किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि कभी कोई डिप्टी स्पीकर बैठकर इसका ये इस्तेमाल करेगा। इसीलिए क्या जरूरत पड़ रही है कि अदलिया एक्सप्लेन करे कि इसका मीनिंग क्या है। एक्चुअली दिस इज कॉल्ड सिनेरियो बेस। अल्फाज सीधे सीधे नजर आ रहे होते हैं, सिनेरियो में जाके पता चलता है। इसीलिए सारे सिलेबसेस क्या कर रहे हैं, मेन फोकस कहाँ लेकर जा रहे हैं? सिनेरियो बेस के ऊपर। अगर आप किताब पढ़ के सोच रहे हैं कि बी लॉ का पेपर तैयार होने जा रहा है, तो फिर आपकी खाम ख्याली है। बी लॉ का पेपर सिनेरियो से तैयार होना है, स्टोरीज से तैयार होना है। बी लॉ में हमें इतनी एफर्ट लगानी पड़ती है। ये एक लाइन पढ़ाना बड़ा आसान है, यहाँ किताब ओपन कर लूँ मल्टीमीडिया पर, बहुत आसान है। नहीं, किताब की हर एंगल का सिनेरियो क्रिएट करना, ताकि आप सिनेरियो बेस में जा सकें। फिर आपको पता चलेगा कि अच्छा लॉ ये कह रहा था, लॉ की बारीकी ये थी, लॉ की ये बात ये थी। तो इसलिए इसी तरह ये बस स्टॉप वाली एग्जांपल रटा नहीं लगा सकते हम। अगर एक ऑटो वाला रुका, आपने कहा जी भाई मजंग जाना है, चलोगे? फिर आपने पूछा कितने पैसे लोगे? नॉर्मली हम आप ऐसे कर रहे हैं ना कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या हमारे वो एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट हैं? नहीं, वो तो हमारे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हैं। ये तो बात हो रही है कि आप बोले ही नहीं हैं और जाकर बैठ गए हैं, आप बोले ही नहीं हैं और ऑटो में बैठ गए हैं या बस में बैठ गए हैं, फिर बात हो रही है कि ये कौन से कॉन्ट्रैक्ट हैं? एम्प्लॉयड। इसीलिए यहां लिखा हुआ है इफ द प्रपोजल और एक्सेप्टेंस इज मेड अदरवाइज देन इन वर्ड्स। अगर यहीं पर वर्ड्स यूज कर लेंगे तो फिर ये एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेंगे। अच्छा जी,
फिर इससे आगे चले जी। हम ऑफर की बात लास्ट टाइम हम करके गए थे, ये अब मैंने किताब की सीक्वेंस में थोड़ा सा इनको चेंज किया। अब यहाँ कुछ एसेंशियल्स लिखे हुए हैं, हमने स्लाइड में कोई एक दो एसेंशियल एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं। क्यों लिखे हुए हैं? जब आई कैप ने किताब में से कुछ चीज़ें निकाली तो कुछ एग्जाम्पल्स नहीं निकाली। अब जो कुछ आई कैप की किताब में मौजूद है, इसका मतलब है वो सिलेबस में मौजूद है। अब एक एग्जाम्पल में एक बात लफ्ज़ नज़र आ रहा है कि वहाँ ये एक बात यूज़ हो रही है, तो हमने उसको यहाँ अप्रोप्रिएट जो उसकी जगह यहाँ लाकर लिखा है, किताब ने तो वहाँ से निकाल दिया है, लेकिन उसने सवाल में पूछ लिया जाके। जैसे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैं, हम 6-7 टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे। किताब ने अब सिर्फ 4 या 5 लिखे हैं, लेकिन जब आगे एमसीक्यूज में जाते हैं तो सारों के बारे में पूछ रहा है, तो वो इल्म कहाँ से आएगा बच्चे के पास? वो एमसीक्यूज में वहाँ कैसे पता चलेगा बच्चे को कि यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? अब आप किताब में देखें, आपके नहीं लिखा हुआ यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एमसीक्यूज में पूछा हुआ है। ऐसे हम एज अ टीचर इसको देख रहे हैं कि क्या चीज़, हाँ इस सारे को निकाल के भी सिलेबस आधा निकल गया बीच में से, लेकिन फिर भी हमें कहीं कहीं 19-20 कुछ चीज़ें बीच में ऐड करनी पड़ रही हैं। अच्छा, किताब ने भी सम टाइम की हुई हैं, कुछ एक जगह की हुई हैं, कुछ दूसरी जगह की हुई हैं, कुछ तीसरी। आपने देखा अक्सर जगह लिखा हुआ है एडिशनल पॉइंट। नहीं, एडिशनल क्यों, एक जगह लिख देते हैं सारे के सारे। ये सारा काम एसेंशियल्स ऑफ ऑफर हम कर गए थे, क्यों जी? लास्ट टाइम यही करके गए थे ना। और फिर हमने यहां तक हम पहुंच गए थे कि ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर में क्या फर्क है, ये वाला काम भी हम कर गए थे, ठीक है ना। किताब ने एक लाइन में इन दोनों के फर्क को भी लिखा हुआ है, लेकिन नहीं, हम इसको थोड़ा सा डिटेल में लेंगे। ऑफर के फौरन बाद एक्सेप्टेंस का जिक्र आ गया किताब में। फिर वहीं से हमने शुरू किया। कामरान ने नोमान को क्या कहा था? विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 मिलियन। और कामरान ने क्या कहा था? नोमान ने क्या कहा था? आई एम विलिंग टू परचेज हाउस फॉर 10 मिलियन। ये ऑफर थी और ये एक्सेप्टेंस थी। लॉ एक्सेप्टेंस किसको कह रहा है? लॉ कह रहा है कि एक्सेप्टेंस क्या है? व्हेन अ पर्सन टू होम प्रपोजल इज मेड, जिसको आपने प्रपोजल की है, सिग्निफाइज हिज एसेंट टू इट। यानी अब इसके पास प्रपोजल गई थी, क्या प्रपोजल गई थी? विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 मिलियन। अगर नोमान क्या करे? सिग्निफाइज टू इट, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। यस, आई एम विलिंग टू परचेज हाउस, सिग्निफाइज, असेंट टू इट, इस पर अपनी रजामंदी का इजहार कर दे। ऑफर गई है और उस ऑफर को क्या कर ले? एक्सेप्ट कर ले। फिर पढ़िए जी, ऑप्शन क्या आ गई? एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन क्या आ गई? व्हेन अ पर्सन टू होम प्रपोजल इज मेड signifies his assent to it, it is said to be accepted. Acceptance mean ascending to offer made. An offer when accepted become promise. Clear हो गई बात जी? An offer when accepted become promise. अच्छा जी, फिर आ गया एसेंशियल्स ऑफ एक्सेप्टेंस। लॉ को ऐसे ही चलना पड़ेगा, बिकॉज लॉ ने क्या करना है? लॉ ने एक सिनेरियो बना के बताना है, कहेगा बताएं जी एक्सेप्टेंस हो गई है कि नहीं हुई है। अब आपको उसके सारे सिनेरियो बेस्ड चीज़ें पता होंगी तो पता चलेगा एक्सेप्टेंस हुई है, वैलिड एक्सेप्टेंस है कि नहीं है, कब तक एक्सेप्टेंस हो सकती है, कब तक एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती। तो जी एक्सेप्टेंस की कुछ बुनियादी ज़रूरतें। नंबर 1, एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। अब ऑफर भी ऐसे ही थी, मोर और लेस सेम चीज़ें हैं, उधर भी वैसी सी रिक्वायरमेंट है, इधर भी वैसी सी रिक्वायरमेंट है, लेकिन लॉ दोनों को अलग अलग डिस्कस करता है। एन ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड विदाउट एनी कंडीशन। इफ एनी कंडीशन इज इम्पोज्ड ऑन एन ऑफर देन इट टर्न्स आउट टू बी अ काउंटर ऑफर इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टेंस। वो जब हम बार्गेनिंग कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि भाई, वो कहता है जी 5,000 की चीज़ दूंगा, आप कहते हो नहीं यार 3,000 लगाने हैं, ये काउंटर ऑफर है। जैसे ही काउंटर ऑफर दी, ओरिजिनल ऑफर लैप्स हो गई है,
ये हम उधर पढ़कर आए थे, ऑफर में पढ़कर आए थे कि जैसे ही काउंटर ऑफर आती है तो ओरिजिनल ऑफर लैप्स हो जाती है। अब हमने ऑफर लगाई है, दूसरे बंदे ने उसको एक्सेप्ट करना है। कम्युनिकेशन, इसके ऊपर अलग से भी लर्निंग आउटकम आपको नजर आ रहा था, डिटेल आएगी आगे चल के इसी चैप्टर में। एक्सेप्टेंस में बी कंप्लीटेड व्हेन इट इज कम्युनिकेटिंग टू द ऑफरर। एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हुई है? व्हेन इट इज कम्युनिकेट टू ऑफरर। विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 million? उन्होंने कहा यस आई एम विलिंग टू परचेज। मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। ये एक्सेप्टेंस लॉ कब मानेगा कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया? बिकॉज जैसे ही ऑफर मैंने एक्सेप्ट कर ली है तो फिर तो क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट बन गया ना। किस दिन बन गया कॉन्ट्रैक्ट? अब इस बात को लॉ को बारीकी से देखना पड़ेगा, इसको बारीकी से देखना पड़ेगा, बिकॉज लॉ ने हर बात को कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करके चलना है, ठीक है ना। लॉ बनाने वाले भी, लॉ इंटरप्रेट करने वाले भी सब जानते हैं कि यार इसमें कहीं ना कहीं बारीकी आएगी। तो अभी हम इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल में चलेंगे आगे चल के कि इसीलिए अलग से बताया जा रहा था कि कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी, फिर पढ़ेंगे अलग से एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी। क्या मैंने कहा जी हाँ ओके डन हो गया जी, उस वक्त डन हो गया नहीं, ये फिक्रा कुछ और कह रहा है। मतलब मेरे पास एक लेटर आया, एक आ गया, विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 million? इफ यू एग्री प्लीज साइन एंड रिटर्न इट टू मी। उसी के ऊपर लिखा हुआ था, मैंने साइन किया, क्या कॉन्ट्रैक्ट हो गया? मैंने रिटर्न के लिए डाल दिया डाकखाने में, क्या हो गया? अब लॉ को बारीकियों में उतरना पड़ेगा कि क्या हुआ भाई, कब तक हुआ। मेरे लेटर बॉक्स में डालने पर कंप्लीट हो गया या उसके पास पहुंचने पर हुआ? व्हेन इट इज कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। तो फिर इस पे सिनेरियो बनाने पड़ेंगे, फिर देखना पड़ेगा कि किस तरह से ये बात हो रही होगी। एन ऑफर कैन बी अफेक्टेड बाय वर्ड स्पोकन और रिटन और थ्रू कंडक्ट ऑफ दी। इसका मतलब है जैसे ऑफर करवाने के तरीके थे वैसे उसको एक्सेप्ट करने के भी हैं। वर्ड स्पोकन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है और थ्रू कंडक्ट भी हो सकता है। वैलिड एक्सेप्टेंस इज कम्युनिकेटेड ईदर बाय ऑफरी हिमसेल्फ और एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय हिम टू कम्युनिकेट टू द ऑफरर। क्या मेरा खुद ही कम्युनिकेट करना जरूरी है? नहीं, मेरा ऑथराइज पर्सन भी उसको कम्युनिकेट कर सकता है। तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड सिनेरियो में हमने ये बातें देखनी होंगी कि भाई कम्युनिकेट किसने किया है, उसने खुद किया है, उसके ऑथराइज पर्सन ने किया है, या एक बंदे ने कम्युनिकेट किया, कहता है मैं वहाँ खड़ा था, वो कह रहा है मैंने खरीदना आपका घर। तो क्या ये ऑफर कम्युनिकेट हो गई है? ना वो खुद है ना उसका ऑथराइज पर्सन है, हालांकि खबर आप तक पहुंच गई। नहीं, लॉ कह रहा है दो लोग हैं जो एक्सेप्ट कर सकते हैं। कौन? या ऑफरी हिमसेल्फ या पर्सन ऑथराइज बाय हिम, इनमें से कोई कम्युनिकेट करे फिर ये एक्सेप्टेंस होगी, अदरवाइज ये कम्युनिकेट नहीं हुआ, कबूल नहीं हुआ, कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ। रीजनेबल टाइम। A valid acceptance is when it is accepted within a time specified। वो कहता है पहली बात तो ये है कि कॉन्ट्रैक्ट में जो टाइम लिखा हुआ है, ऑफर में कोई टाइम लिखा हुआ है, विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 million? इफ एग्रीड प्लीज एक्सेप्ट बिफोर 13th April 2022। टाइम इज स्पेसिफाइड। आप 14 अप्रैल को उठे, आपने कहा जी मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ यार, ठीक ही है ऑफर। नो, ऑफर लैप्स हो चुकी है, ऑफर तो लैप्स हो गई है, वैलिड ही नहीं रही ऑफर अब तो। ऑफर को एक्सेप्ट होने के लिए ज़रूरी है कि स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम में हो। लेकिन अगर ऑफर करवाने वाले ने कोई स्पेसिफाइड टाइम लिखा ही नहीं हुआ, विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 million, तो क्या ये क़यामत तक मेरे लिए ऑप्शन है? नहीं है। तो फिर कोर्ट क्या कहता है? और विद इन अ रीजनेबल टाइम वेयर नो टाइम इज स्पेसिफाइड। या तो ऑफर में टाइम ही स्पेसिफाइड है, फिर तो स्पेसिफाइड टाइम के अंदर अंदर ऑफर का एक्सेप्ट होना जरूरी है।
और अगर टाइम स्पेसिफाइड नहीं है तो फिर रीजनेबल टाइम। जब लॉ ऐसी बात लिखे ना, विद इन अ रीजनेबल टाइम, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कोर्ट विल डिसाइड सिनेरियो टू सिनेरियो, ठीक है ना। उसमें वो बिजनेस नॉर्म्स देखेगा, बाकी चीजें देखेगा, हालात देखेगा। इसका मतलब है कोर्ट विल डिसाइड। जब केस डिस्प्यूट अराइज हो जाएगा तो फिर कोर्ट देखेगा कि अब रीजनेबल टाइम क्या था। कुछ चीजें होंगी जिनमें रीजनेबल टाइम 2, 3, 4, 5, 10 दिन हो सकते हैं। कुछ चीजें हो सकती हैं जिसमें 1 महीना रीजनेबल टाइम हो सकता है। कुछ चीजें हो सकती हैं जिसमें 10 मिनट रीजनेबल टाइम, 1 मिनट रीजनेबल टाइम हो सकता है। आपको ऑफर किया डॉलर पड़े हैं, खरीदोगे, ये रेट है, आपने कहा सोच के बताता हूँ, शाम को है, तो शाम तक डॉलर का तो उस लम्हे का रेट होता है। तो जब कोर्ट में भी जाएंगे तो कोर्ट को हमारे बिजनेस का सिनेरियो पता होगा, रीजनेबल टाइम यहां क्या है। तो लॉ ये कह रहा है, लॉ कह रहा है कि भाई या तो अगर टाइम, अब पहले यहां सिलेबस में बड़ी जबरदस्त चीजें थी, मुश्किल थी थोड़ी सी, लेकिन अब सब निकल गई हैं। वो कहते हैं जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं ना, तो 2 तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। देयर आर सम कॉन्ट्रैक्ट जिसमें टाइम बड़ी बुनियादी अहमियत की हामिल होता है, और कुछ कॉन्ट्रैक्ट हैं जिसमें टाइम वैलिड तो होता है लेकिन बुनियादी अहमियत का हामिल नहीं होता। तो लेकिन वो चीज़ें अब यहाँ से हमारे सिलेबस में से निकल गई हैं, इसीलिए यहाँ लिखी हुई नज़र नहीं आ रही हैं। तो लॉ कह रहा है भाई रीजनेबल टाइम का मतलब है या तो कोर्ट स्पेसिफाई करेगा या पार्टी स्पेसिफाई करेगी। पहला राइट किसका है? आपका। टाइम स्पेसिफाइड, कोई फी आती है इससे पहले पहले, ये ड्यू डेट है, टाइम स्पेसिफाइड है। कोई पेमेंट आती है, कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कोई घर परचेज करते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं, आप टाइम स्पेसिफाई करते हैं, इस तारीख तक पेमेंट कर दूंगा। और अगर टाइम नहीं लिखा हुआ तो फिर कोर्ट स्पेसिफाई करेगी। कैसे स्पेसिफाई करेगी? विद इन रीजनेबल टाइम। जी, अगर हमने 13 को साइन किया और उस ऑफर को 14 को मिला तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि नहीं? हो गया। हमें प्रूव करना पड़ेगा हमने 13 को पोस्ट कर दिया था, ठीक है ना। ये अभी आगे सिनेरियो में चलेंगे, यहां बात करेंगे आगे सिनेरियो इसी से। रीजनेबल मोड, मैनर, एक्सेप्टेंस शुड बी मेड इन द मैनर स्पेसिफाइड। देखिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कह रहा है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कह रहा है कि आप 2 लोगों के दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अच्छा, आपने एक काम करना है, आज जाकर नई बुक एक दफा डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है ना। नई बुक डाउनलोड कर लेनी है। मैं भी उसे देखूंगा कितने % चेंजेस आई हैं उसके अंदर, क्या सिर्फ एरर ठीक किए हैं या कोई चेंज भी आई है। तो फॉर द टाइम बीइंग हम अभी 1-2 दिन यहाँ से याद करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या मैं भी नोट्स आपको रिवाइज करके दे रहा हूँ या ICAP की किताब यूज़ कर रहे हैं। वी विल डिसाइड टुमारो इंशाल्लाह। मैं आज इसे रात को किताब को थोड़ा डिटेल में देख लूँगा। ये चैप्टर मैंने उसके अकॉर्डिंगली, नई बुक के अकॉर्डिंगली इसको अलाइन किया हुआ है इस वक्त। रीजनेबल मोड, देखिए लॉ क्या कह रहा है? लॉ हर दफा कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है? 2 पार्टीज के दरमियान एक मुआहदा हुआ है, मेरे और आपके दरमियान। इसीलिए लॉ हर मर्तबा बीच में खुद नहीं आ रहा, बल्कि पहली ऑप्शन क्या देता है? जो आप 2 डिसाइड कर लो। टाइम जो आप 2 डिसाइड कर लो। नहीं डिसाइड किया फिर वो कहता है फिर कोर्ट देखेगा रीजनेबल टाइम के। मैनर जो आप डिसाइड कर लो। एक्सेप्टेंस शुड बी मेड इन द मैनर स्पेसिफाइड और इन अ यूजुअल मैनर वेयर नो मोड इज स्पेसिफाइड। मैनर स्पेसिफाइड का क्या मतलब हुआ? मसलन आपने यही ऑफर दी थी, आपने कहा भाई अगर आपको एक्सेप्टेड है तो आप 5 लाख रुपए का ड्राफ्ट मुझे पहले भेज दो, बाकी के मामलात बाद में तय करते हैं। मैनर स्पेसिफाइड, ठीक है ना। कॉलेज आपको एडमिशन दे रहा है, आपने एडमिशन फॉर्म फिल किया, उन्होंने कहा यार आप जाकर 16,000 रुपीज़ काउंटर पर जमा करवा दें। जमील साहब ने साइन करके आपको फॉर्म दे दिया। नहीं, एक्सेप्टेंस कैसे होनी? मैनर स्पेसिफाइड, जाकर फीस जमा करवा दें। बात क्लियर हो रही है? जैसे एक्सेप्टेंस कही जा रही है वैसे एक्सेप्ट करना है आपने उसको।
अगर पार्टीज ने डिसाइड किया हुआ है। फिर देखिए, एक्सेप्टेंस शुड बी मेड इन द मैनर स्पेसिफाइड और इन अ यूजुअल मैनर वेयर नो मोड इज स्पेसिफाइड। इसका मतलब है फिर उस इंडस्ट्री में देखेंगे कि क्या होता है कि यार अगर आपने ऑर्डर दिया है या एक्सेप्टेंस की है तो उसके साथ कोई पैसे देने थे नहीं देने थे, फिर उस नॉर्म को देखेंगे, बिजनेस नॉर्म को देखेंगे। इसका मतलब भी यही है। ये कौन देखेगा? जज साहब देखेंगे, उस वक्त कोर्ट देखेगा। ठीक होगी बात। फिर अगली बात लिखी है, इफ द प्रपोजल प्रेस्क्राइब्ड अ मैनर in which the offer is to be accepted and acceptance is not made in that manner, the offerer shall in this case, when the acceptance is communicated to him, insist that this proposal shall be accepted in the prescribed manner and not otherwise। क्या मतलब हुआ इस बात का? इधर देखिए, आपने किसी को एक प्रपोजल दी थी और कहा कि अगर एक्सेप्टेड है तो ये फॉर्म फिल करके और इसके साथ 2 लाख रुपए का चेक लगाकर भेज दो। उसने क्या किया? फॉर्म फिल करके भेज दिया, 2 लाख रुपए नहीं। ये क्या था? मैनर स्पेसिफाइड। ठीक है, मैनर स्पेसिफाइड। उसने ये फॉर्म भेज दिया है, पैसे नहीं भेजे, तो लॉ थोड़ा सा बेहतर प्ले कर रहा है कि यार कन्फ्लिक्ट अराइज ना हो। उन्होंने कहा यार इसको चाहिए कि उसको फ़ोन करे कि भाई आपका फॉर्म आया है, खाली फॉर्म आने से एक्सेप्टेंस नहीं हुई है, 2 लाख रुपए नहीं आपने भेजे हैं, या तो 2 लाख भेजो वरना हम आपका फॉर्म रिजेक्ट कर रहे हैं। लॉ कह रहा है इसकी जिम्मेदारी लगा रहा है, जिसने ऑफर जिसके पास आई है ना एक्सेप्ट होकर, उसकी जिम्मेदारी लगा रहा है कि ये थोड़ा प्रोएक्टिव हो। ये ना कहे कि फेंक दो फॉर्म, पैसे नहीं आए तो हम क्या करें, हमने तो कहा था 2 लाख 7 आने चाहिए। लॉ कह रहा है नहीं, इंसिस्ट करे कि आपने ऐसे भेजना था। मसलन एक और सोचिए, हमने एक पर्सन को जॉब दी, एक जॉब ऑफर लेटर उसको सेंड किया और उसको कहा कि अगर ये आपको जॉब हम दे रहे हैं, आपको काबिल कबूल है, इसको साइन कीजिए और हमें थ्रू कोरियर सेंड कर दें। मैनर स्पेसिफाइड। वो बंदा आया और आकर काउंटर पर साइन कर देकर चला गया। उसने एक्सेप्ट किया, काउंटर पर देकर चला गया। लॉ कह रहा है कि नहीं, आपको फ़ौरन उसे कॉल करना चाहिए कि भाई अपना फॉर्म ले जाओ, या आपने कोरियर के थ्रू ही भेजना है, हमने कोरियर वाला फॉर्म ही एक्सेप्ट करना है, मैन्युअली हम फॉर्म एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। पढ़िए ज़रा, if the proposal prescribed a manner in which the offer is to be accepted and the acceptance is not made in that manner, the offerer shall in this case, when the acceptance is communicated to him, insist that this proposal shall be accepted in the manner prescribed and not otherwise। आपने उसको कॉल किया कि भाई आप कोरियर के जरिए भेजिए, मैन्युअली हम ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे, या भाई आपका फॉर्म आ गया है लेकिन चेक नहीं आया, जब तक चेक नहीं आएगा हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मसलन आप ऑनलाइन क्लास में एडमिशन लेते हैं, राइज ही की ऑनलाइन में एडमिशन लेते हैं, वहाँ पर आपने कुछ ऑनलाइन बैठकर चीज़ें फिल करनी है, वहीं एक लिखा हुआ है कि भाई ये फ़ीस जमा करवा के इसका एविडेंस साथ अटैच करें, और फ़र्ज़ किया फ़ी की अमाउंट भी है लाइक 4000 इनिशियल डिपॉजिट जमा करवाना। एक बच्चे ने फॉर्म फिल किया और 3000 का फ़ी एविडेंस साथ लगा दिया। लॉ क्या कह रहा है? लॉ कह रहा है यार राइस को ये इख्तियार नहीं है कि वो कहे कि भाई हमने 4000 मांगे थे, 3 दे रहा है, हमने इस फॉर्म को एंटरटेन नहीं किया, हमने एडमिशन नहीं दिया, एडमिशन क्लोज हो गया है। ये प्रोविज़न कह रही है नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि प्रपोजर जिसने ऑफ़र करवाई थी उसको इंसिस्ट करना चाहिए उस बंदे के साथ कि भाई ऐसे आपका फॉर्म कबूल नहीं होगा, या तो आप 1000 रुपया और भेजो वरना आपका ये फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। फिर अगली बात बता रहा है, इफ द ऑफरर फेल टू इंसिस्ट विद इन अ रीजनेबल टाइम, इट इज डीम्ड दैट ही हैज एक्सेप्टेड द परफॉर्मेंस।
वो कह रहा है अगर आपने ये काम ना किया और ये कोरियर वाला फॉर्म अपने पास रख दिया, रीज़नेबल टाइम में इंसिस्ट नहीं किया, तो बस फिर आपने एक्सेप्ट कर लिया। कल को आप अदालत ये नहीं कहेंगे कि नहीं जी हमने क्यों एक्सेप्ट कर लिया, हमने तो कहा हुआ था कोरियर में आएगा। नहीं, लॉ आपके ज़िम्मे लगा रहा है कि अगर इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड एक्सेप्टेंस नहीं हो रही तो आप इंसिस्ट करें उसके ऊपर। अगर एक बच्चे ने 3000 फीस जमा करवा दी है और वो आराम से बैठा है और आप कहें जी हमने तो भाई 4000 कही हुई थी, उसने तो 3 करवाई है, हमारे ऊपर क्या लीगल जिम्मेदारी है? कोई लीगल जिम्मेदारी नहीं है। लॉ कह रहा है नहीं नहीं ऐसा नहीं है। अगर मैनर स्पेसिफाइड में एक्सेप्टेंस नहीं की गई तो ऑफरर ने इंसिस्ट करना है, कम्युनिकेट करना है विद इन रीजनेबल टाइम कि भाई आप एक्सेप्टेंस इस तरह नहीं होनी, ये जिस तरह कहा गया है, जिस तरह स्पेसिफाई है उस पर करनी है। तो रीजनेबल मोड में ये 3 बातें सिनेरियो में बिल्ट होनी है। अब भले किताब में वो आधी लाइन लिखकर इससे जान छुड़ा दे। उसने कहा जी व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ एक्सेप्टेंस, उसने कहा जी रीजनेबल टाइम। नहीं, रीजनेबल अगर तो रिप्रोड्यूस करने वाला क्वेश्चन आ गया व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ एक्सेप्टेंस, आप ये लिखा है तब भी पास हो गए। मार्क्स उतने मिल गए हैं जितने पास होने के लिए चाहिए थे, सिर्फ ये लिखने से मिल गया। लेकिन उसने कहा यार ये एक सिनेरियो हुआ है, बताइए एक्सेप्टेंस हुई है कि नहीं हुई है। उस सिनेरियो में बारीकी कहाँ से आएगी? इन बातों से आएगी। ये 3 एस्पेक्ट हैं जो हमें देखने की ज़रूरत है। किसी भी गिवन सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोकेट करेंगे क्या कोई स्पेसिफाइड मैनर था, क्या एक्सेप्टेंस उसके मुताबिक हुई है, तो फिर तो कह देंगे वैलिड हो गई। अच्छा जी, उसके मुताबिक नहीं हुई है, क्या ऑफरर ने कम्युनिकेट किया है, फौरन इंसिस्ट किया है विद इन स्पेसिफाइड टाइम। ऑन हुआ? ऑन है? हाँ ठीक है। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे किसकी?
एक्सेप्टेंस की। रीजनेबल मोड। तो हम ये कह रहे थे कि अगर तो सवाल एग्जाम में आया, बिकॉज हमने पहले दिन आपको ये बात समझाने की कोशिश की कि 15% मार्क्स तो आ रहे हैं एमसीक्यूज से और 35% आ रहे हैं स्ट्रेट क्वेश्चन, बट 50% इज टोटली सिनेरियो बेस्ड। अब फर्क क्या है? फर्क ये है, अगर सवाल आया व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ एक्सेप्टेंस, आपने सिर्फ ये पॉइंट लिख दिए, तब भी, क्योंकि 3-4 मार्क्स का सवाल आता है, तब भी उसमें से इतने नंबर मिल जाएंगे जितने पास होने के लिए ज़रूरी हैं। लेकिन जैसे ही उसने कहा कि मिस्टर टॉम एंड जेरी के दरमियान ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या फलां हुआ है या फलां हुआ है, तो अब बारीकी की बातें शुरू हुई। हमें कैसे पता चलेगा कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है कि नहीं है? नंबर 1, हम सबसे पहले एवेल्युएट करेंगे कि क्या कोई स्पेसिफाइड कंडीशन थी, क्या कॉन्ट्रैक्ट उस स्पेसिफाइड कंडीशन के मुताबिक एक्सेप्ट हो गया, वैलिड हो गया कॉन्ट्रैक्ट। नहीं, उसके मुताबिक नहीं हुआ तो इनवैलिड हो गया। नहीं, अब हमने देखना है क्या प्रपोजर ने इंसिस्ट किया है कि भाई उसी मैनर में एक्सेप्ट होगा विद इन रीजनेबल टाइम, तो फिर तो रिजेक्ट हो गई, एक्सेप्टेंस नहीं हुई। अच्छा, एक हो सकता है हमने इंसिस्ट किया हो और उसने कहा जी ओके जी मैं आकर ले जाता हूँ, मैं दोबारा कोरियर से भेज देता हूँ, तो फिर भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया। एसेंशियल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस सारे पूरे हो गए हैं। तो हमें सारा जो चीज़ें लर्निंग की ज़रूरत है वो सिनेरियो बेस के लिए ज़रूरत है, वहाँ हम सारी जान लगा रहे हैं, वहाँ के लिए हम सारा कुछ देख रहे हैं जी। तब तक नहीं, तब तक नहीं, आपने एक दफ़ा इंसिस्ट किया बस, दैट्स इट। आपने बताया, आपने असल में सिलेबस में से वो चीज़ निकल गई ना, वो जो मैं कहता टाइम एसेंस है कि नहीं है। इंसिस्ट करने का मतलब है कि ये कंडीशन जो आपने लगाई हुई थी ये कितनी की इंपॉर्टेंट है। मसलन आप फॉर्म के साथ 4000 रुपया जमा करवाएंगे, क्या ये बड़ी अहम कंडीशन है आपके इदारे की? अगर है तो अगर फॉर्म इसके बगैर आया है तो ये लॉ आपको कह रहा है अभी भी इंसिस्ट करें, उसको कॉल करके बताएं कि बेटा आपका फॉर्म आया है, फीस नहीं आई है। आप ये ना समझ लेना कि आपका एडमिशन हो गया, आपने इंसिस्ट कर दिया, आपकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई। एक है कि नहीं, फी आई है, 3000 आई है। अब अगेन आपकी कंडीशन कितनी स्ट्रिक्ट है? अगर तो स्ट्रिक्ट है तो आप उसको कॉल कीजिए, उसे कहिए यार 3000 आया है, 3000 पे आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हुआ है, आपने 4000 भेजने हैं। इंसिस्ट किया तब तो आपका लीगल राइट ठीक हो गया। लेकिन अगर आपने ऐसे नहीं किया और एक बच्चे ने सिर्फ फॉर्म भेज दिया, पैसे नहीं भेजे, और आपने उसे कॉल नहीं की, अब आप कह रहे हैं कि सीट क्लोज हो गई है और वो बच्चा अदालत में चला जाए, तो लॉ उसकी तरफ खड़ा हुआ है। इस सारे को पढ़ के क्या पता चल रहा है? लॉ उसकी तरफ खड़ा हुआ है। लॉ कह रहा है कि अगर कोई स्पेसिफाइड मैनर था, उसके अलावा एक्सेप्ट होकर आपके पास आया, तो आपने इंसिस्ट करना था उसके ऊपर। बात समझ आई है? तो आपने इंसिस्ट करना था, अदरवाइज आपकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं हुई। उसने जो एक्सेप्टेंस की है, लॉ उसको ठीक मान लेगा। क्लियर हो गई बात जी? तो वैलिड एक्सेप्टेंस के लिए पहला था एब्सोल्यूट एंड, दूसरा था, तीसरा आ गया, फिर आ गया रीजनेबल मॉड। रीजनेबल मॉड का भी क्या मतलब है? द एक्सेप्टर मस्ट बी अवेयर ऑफ द प्रपोजल एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ, अच्छा पहले अवेयरनेस ऑफ प्रपोजल ओपन हो गया, चलें पहले ये आ गया, रीजनेबल मॉड हो गया, ओके। अवेयरनेस ऑफ प्रपोजल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो कहते हैं एक्सेप्टेंस के लिए ज़रूरी है कि जो बंदा एक्सेप्ट कर रहा हो, एक्सेप्टर मस्ट बी अवेयर ऑफ द
एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल। अब यहीं से सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बनाने शुरू करता है एग्जामिनर। अब बुक ने ये एक लाइन लिखकर फारिग हो गया कि जी ये है। अब इसके पीछे सिनेरियो बेस्ड कैसे चल रहा है जी, जरा देखिए। एक शख्स की कोई वैल्यूएबल चीज गुम गई, बल्कि लॉ तो जो पुराना लॉ है वो तो ऐसे एग्जाम्पल देता है कि एक शख्स का कोई बच्चा गुम गया, ठीक है, और उसने अनाउंस किया कि जो शख्स मेरा बच्चा ढूंढ कर लाएगा उसको 50,000 रुपया प्राइज मिलेगा, ठीक है। अब हुआ क्या, एक शख्स आया, उसको कहीं बच्चा मिला, वो बच्चा लेकर घर पहुंचा, उसने घर में बच्चा पकड़ा दिया, वो वापस जा रहा था तो किसी ने देखकर पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो। उसने कहा यार ये इंसाफ का बच्चा मिला था मुझे तो मैं वो छोड़ने आया था। कहा अच्छा फिर तो 50,000 मिले होंगे तुम्हें। मैंने कहा 50,000 कौन से। मैंने कहा उन्होंने तो इनाम दिया हुआ था 50,000। वो कहा चलो जी वापस चलें। उसने जाके फिर बेल बजा दी कि भाई मेरा प्राइज़ दे दें 50,000 रुपया। कहा जी कौन सा प्राइज़। अब लॉ कहाँ खड़ा है, अब लॉ कहाँ खड़ा है, क्या ये प्राइज इसे देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। तो लॉ कह रहा है नहीं। लॉ ने कंडीशन लगाई थी कि जब कोई शख्स आपकी ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा हो तो उसको पता भी हो कि ये ऑफर है। आप तो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के लिए बच्चे को छोड़ने आए थे, आपको इस वाले कॉन्ट्रैक्ट का पता ही नहीं था। बात समझ आइए। ये बड़ा कई दफ़ा पूछा जाने वाला एग्जाम में सिनेरियो क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। अब ये यहाँ हमें नज़र नहीं आएगा ऐसे किताब में। इसके लिए सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बार बार बना रहे हैं। अच्छा जी, अवेयरनेस ऑफ प्रपोजल। एक्सेप्टर मस्ट बी अवेयर ऑफ द प्रपोजल एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल। अच्छा जी, बिफोर लैप्स ऑफ एन offer, acceptance must be given before the offer lapse or within or is withdrawn। अब इसके ऊपर पूरा जो आगे दो हमें नजर आ रहे हैं ना, कम्युनिकेशन एंड एक्सेप्टेंस की हेडलाइंस, उसके अंदर हमने इसको डिटेल में जाना है कि कब लैप्स हो जाती है और कब से पहले पहले आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। नेगेटिव कन्फर्म, ये ऑफर में भी हमने देख ली थी ना, ऑफर नेगेटिवली करवाई जा सकती ना कंफर्मेशन नेगेटिवली करवाई जा सकती, बल्कि ऑफर भी पॉजिटिवली होगी और कंफर्मेशन भी पॉजिटिवली होगी। कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल। एक्चुअली इस वीक के एंड तक हम पहुंचेंगे अल्लाह ने चाहा तो। हम आपसे पास पेपर के क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे, पर्टिकुलरली सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है ना, पर्टिकुलरली सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। वहाँ से हमें समझ आएगा कि हमें ये लिखा हुआ नॉलेज भी रिक्वायर्ड है कहाँ, वो 35% वाले क्वेश्चन में। लेकिन हमें कोई भी जब सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आता है ना, तो किसी भी टॉपिक का एक फ्लो चार्ट रिक्वायर्ड है, समराइज, जहाँ सारा टॉपिक एक जगह पे हमारे दिमाग में आए और हम उस सिनेरियो पर उस पूरे को अप्लाई करें। मसलन यहाँ ये कुछ लिखा हुआ है, ये किताब में ऐसे लिखा हुआ है, फिर आगे चलें यहाँ भी ये कुछ लिखा हुआ है, ये भी कुछ लिखा हुआ है, इस सारे से बात नहीं क्लियर होएगी सिनेरियो के लिए। देखिए अब हमने क्या किया, हमने कहा व्हेन कम्युनिकेशन इज कंप्लीट। कम्युनिकेशन किसकी, कम्युनिकेशन ऑफर की और एक्सेप्टेंस की, ठीक है ना। अब वन बाय वन बात करेंगे। व्हेन कम्युनिकेशन इज कंप्लीट, सबसे पहले यार किसकी कम्युनिकेशन चेक करने लगे हो, प्रपोजल। प्रपोजल का मतलब क्या होता है, ऑफर। ऑफर मैंने आपको कम्युनिकेट की, ये कब मुकम्मल हो गया प्रोसेस लॉ की नज़र में, वो कहता है व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू होम इट इज मेड। जब आपने जिस बंदे को ऑफर करवाई है उस तक ये बात पहुंच जाए, कम्युनिकेट हो जाए, इसका मतलब है प्रपोजल कंप्लीट हो गई है। अच्छा, कंप्लीट होने का मतलब क्या है, अब आप अपनी प्रपोजल विड्रॉ नहीं कर सकते, प्रपोजल कंप्लीट हो गई है।
अच्छा जी, फिर यहीं से हमने सीखना है कि कब तक मैं इसको विड्रॉ कर सकता हूं। अब एक आ गई एक्सेप्टेंस, दूसरे बंदे की बात। एक्सेप्टेंस कब मुकम्मल हुई है, देखिए ज़रा। अब एक्सेप्टेंस के मुकम्मल होने का लीगल अमल दो लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। एक प्रपोजर, प्रपोजर कौन था, जिसने ऑफर करवाई थी, ठीक है ना। इसके एंगल से कब कंप्लीट हुई है जरा देखिए, व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर। क्या मतलब, जब एक्सेप्टर एक्सेप्ट करके, आप अभी पुराना दौर याद रखें, एक्सेप्ट करके इसको लेटर बॉक्स में डाल दें। अच्छा जी, थोड़ी सी बात समझ आएगी, अभी नहीं समझ आएगी। और जिसने एक्सेप्ट किया उसके एंगल से कब हुई, व्हेन इट कम्स टू द, अच्छा इसको हमने कई तरह से किया हुआ है, लेकिन मैं आपको एक बताता हूं, यहां से समझते हैं, अब कहानी आपको समझ आएगी। ये वही कहानी थी हमारी जो चल रही है, जो हमारा सोर्स था। इसने इधर देखिए, अब मिस्टर ए ने लेटर के थ्रू मिस्टर बी को लिखा, विल यू परचेज माई हाउस फॉर, कब लेटर लिखा, 15 जनवरी 2021 को। क्या भिजवा दिए, ये क्या कहलाएगी, प्रपोजल। प्रपोजल का प्रोसेस कब कंप्लीट हो जाएगा, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ मिस्टर बी। लेटर पोस्ट किया, लेटर उसके पास पहुंच गया 18 तारीख को। इसका मतलब है 18 तारीख को प्रपोजल की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई है। अब उसने खत खोला, मशवरा किया, उसने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करके 20 जनवरी 2021 को पोस्ट कर दिया मिस्टर ए को एक्सेप्टेंस लेटर, और ये पहुंच गया 25 जनवरी 2021 को। अब आई कैप ने ये पास पेपर के सवाल से ही मैंने ऐसे सिनेरियो क्रिएट किया हुआ है। आई कैप ने ये सारी बातें जो मैं आपको बोल के बता रहा हूं, ये क्वेश्चन में लिखकर फिर आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। नंबर 1, पहला सवाल क्या पूछना है, व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट, when it comes to the knowledge of the offering. So in the scenario given, it is completed on 18th January 2021. Communicate हो गई। अच्छा, मिस्टर ए को when communication of acceptance is complete as against A। अब इस बात को समझिए, as against A का क्या मतलब है, यानी कब ए अपनी कही हुई बात से पीछे नहीं हट सकता। अब एक्सेप्टेंस के एंगल से देखना, हमने एक्सेप्टेंस के एंगल से देखना है। इसने 15 को ऑफर करवाई, उसके पास पहुंच गई 18 को। अब पिछली स्लाइड आप अपनी ओपन करें, वहां लिखा हुआ था एज अगेंस्ट ए। जब ये बंदा लिखकर पोस्ट कर दे, उसके बाद ये अपनी ऑफर विड्रॉ नहीं कर सकता। इसका मतलब है 20 जनवरी तक ये अपनी ऑफर विड्रॉ कर सकता था। बात समझ आई है? इसने एक्सेप्ट कर लिया, आई एम विलिंग टू परचेज। इसको एक्सेप्ट करने के बाद याद आता है, यार गलत हो गया, मैंने नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए था। क्या ये अपनी एक्सेप्टेंस विड्रॉ कर सकता है? यस। इसके पास खत पहुंचने से पहले पहले किसी और मीन से उसको फोन करके बता दे, यार नहीं मुझे नहीं खरीदना। इसे क्या कहेंगे? एज अगेंस्ट। अब ये बात नहीं एक्सप्लेन हो सकती उस लिखी हुई लाइन से जो किताब में लिखी हुई है। और सवाल कैसे आ रहा होगा? सवाल ऐसे आ रहा होगा, या कि आपने वही सिनेरियो लिखा सारा कुछ अंग्रेजी में,
फिर उसने नीचे आपसे बुनियादी सवाल पूछे, व्हेन द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट, व्हेन द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट ए, व्हेन द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट बी। रूल क्या है? रूल यहां लिखा हुआ है। अब अगर ए और बी का नाम रख के समझना है तो ये देखिए, ये ए और बी से चल रहा है। ए से कब? एज अगेंस्ट ए व्हेन द लेटर इज पोस्टेड बाय बी, और एज अगेंस्ट बी व्हेन द लेटर इज रिसीव्ड बाय ए। अब ये एक बात समझाने के लिए हमें 4 स्लाइड से हेल्प लेनी पड़ेगी, तब जाके आप सिनेरियो बेस्ड सवाल सॉल्व कर सकोगे। एक्चुअली टीचर ने तैयारी आपको उस 50% की करवानी है, वो जो 35% है वो तो थोड़ा सा सुन के, थोड़ा सा बोल के आप रटा लगा लोगे, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारा जोर, सारी जान, सारा कुछ वहां के लिए है। और जब तक हमें ऐसे फ्लो चार्ट हमारे जहन में सारा क्लियर ना हो कि यार असल में इन टोटल 3 बातें होनी है, एक तो कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल की बात हो रही है, एक एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस ए के हिसाब से क्या है और एक्सेप्टेंस बी के हिसाब से। जब तक हम मेंटली इतना क्लियर नहीं होंगे, जब तक एग्जाम में आने वाले इस तरह के सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस का आंसर हम नहीं दे पाएंगे। आज मैं इंशाअल्लाह ताला किताब को एक दफ़ा ओवरव्यू करूँगा, कल आपको बतलाऊँगा कि फिर हमने आई कैप की, अगर तो उसमें चेंजेस ऐसी हैं कि जिसमें मुझे नोट्स को चेंज करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम किताब पे स्विच कर जाएंगे याद करने के लिए, रटा लगाने के लिए, ठीक है ना। और अगर लगा कि नहीं माइनर चेंजेस हैं, नोट से ही गुजारा चल जाएगा, फिर मैं आपको कल बता दूंगा। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आप सब बच्चे याद कहाँ से कर रहे हो? स्लाइड से कर रहे हो। वैसे तो आप सारा ही कोर्स स्लाइड से कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज स्लाइड तो मैं रोज़ाना इनको अपडेट करता हूँ। जो भी चेंज है, जो मेरे अपने जहन में कोई चेंज है, कोई सिलेबस में चेंज है, कुछ भी चेंज है, वो तो यहाँ पर डेली बेसिस पर अपडेट हो रही होती है। कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह, यहाँ से आगे चलेंगे।